आप सभी के रिक्वेस्ट के बाद डीएलएड 4th सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन डीएलएड 4th सेमेस्टर के, इसके बाद आपको कोई भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से रफली लिखे हुए पढ़ रहे हैं, पर इसके बाद आपका शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए हुए और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। एक बात को बस आपको यहाँ थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि नोट्स में आप प्लीज़ राइटिंग का बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। मैं आपको सबसे पहले ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस वाले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। तो सिलेबस कवर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपको ये पता हो कि आपके सिलेबस में क्या क्या बातें हैं। अगर वो सारी बातें आपको पता हैं तो आप उस सिलेबस को कम्प्लीटली मेरे भाई आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जितने भी टॉपिक आपके सीरीज में दिए गए हैं, इन एक एक टॉपिक के बारे में हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है और सारे के सारे टॉपिक के नोट्स आपको इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एक तरीके से, रफली मैं आपको दिखा देता हूँ कि जितने भी टॉपिक इसमें आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये इन सारे टॉपिक के बारे में, इन सारे रजिस्टर्स के बारे में, सारी पंजिकाओं के बारे में, आपदा प्रबंधन, सबके नाम, कितना क्या आपको पढ़ना है, कितना क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किसकी स्थापना कब हुई, किसका कार्य क्या है, किसका फुल फॉर्म क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने इसमें डिटेल में चर्चा की। और राइटिंग मेरे भाई आपको ऐसी मिलेगी, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको अच्छे से समझना, जो ना समझ में है वो आप तुरंत लिख लो, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पेपर होने वाला ये फर्रा है, लास्ट रिवीजन क्लास है। A to Z पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जीरो टू हीरो का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जीरो टू हीरो का मतलब है कि आप जीरो से लेकर एडवांस तक की बातें इसमें समझेंगे। सबसे पहले संस्थागत नियोजन व शैक्षिक प्रबंधन की बात करेंगे। संस्थागत नियोजन क्या होता है? तो किसी संस्था या समूह द्वारा अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जाती है। कोई संस्था या समूह होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये ध्यान में रखते हुए कि उसकी आवश्यकताएं पूरी हों और वो क्या बनाए, एक प्लान बनाए, एक योजना बनाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग संस्थागत नियोजन बोलते हैं। अगर आपसे कोई बोले बताओ भैया प्रबंधन क्या होता है, यानी अनुशासनात्मक रूप से प्रबंधन क्या पूछा जाएगा आपसे, तो आप बोलोगे कि उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक और प्रभावपूर्वक तरीके से प्रयोग करते हुए समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सके, उसे हम बोलते हैं प्रबंधन। यानी आपके पास जो भी संसाधन हैं उनका बहुत ही स्किलफुल यूज करना, मतलब दक्षतापूर्वक प्रयोग करना और प्रभावपूर्वक रूप से उन्हें प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, ताकि जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो सुनिश्चित कर सकें, उसे प्राप्त कर सकें, तो उसे हम बोलते हैं प्रबंधन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संस्थागत प्रबंधन की आवश्यकताएं क्या होती हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। एक तो संस्था के सभी सदस्यों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए काम आता है। संस्थागत नियोजन लक्ष्य निर्धारण में आवश्यकता जो होती है उसके लिए काम आता है। उपलब्ध संसाधनों में उत्तम और अधिकतम प्रयोग करने के लिए काम आता है और संस्था के कार्यों में सुधार और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए भी काम में आता है। अगर हम आपसे बात करें इसमें, तो आप याद रखिएगा कि विद्यालय प्रबंधन जो होता है, विद्यालय प्रबंधन वह कला है जिसके अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय संबंधी मानवीय व भौतिक तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। यानी विद्यालय प्रबंधन से मतलब आप ये मान के चलो कि विद्यालय के जितने भी अपने प्रयोग होते हैं, मतलब जितने भी उसके विभिन्न उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए विद्यालय जिस तरीके के संबंधित मानवीय और भौतिक इन तत्वों का प्रयोग करता है, इन तत्वों को व्यवस्थित करता है, तो वह हमारी प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? विद्यालयी प्रबंधन, यानी विद्यालयी प्रबंधन कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ कि हैरोल्ड किजन के अनुसार डेफिनेशन क्या है, आप बोलोगे विद्यालय प्रबंधन मानवीय और भौतिक संसाधन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। यानी कौन कौन से संसाधन, एक तो मानवीय संसाधन और दूसरे भौतिक संसाधन का समन्वय करना उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या कहलाता है, या आप बोलोगे विद्यालयी प्रबंधन कहलाता है। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य मेरे भाई क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए तो विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, यानी समाज का एक छोटा रूप होता है जहाँ क्षेत्रों में मानसिक विकास, क्षेत्रों नहीं यहाँ पे छात्रों है ना, ये कहीं कहीं ज़्यादा खतरनाक वाली राइटिंग है भैया, माफ़ करिएगा। क्या होता है, जहाँ पे
छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास का भी होना आवश्यक है। तो आपसे पूछा जाए कि जो विद्यालय है वहाँ पे किस तरीके का विकास होता है, तो विद्यालय प्रबंधन के अनुसार ये देखा जाता है कि बच्चों का सिर्फ और सिर्फ मानसिक विकास ना होकर के शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास भी हो सके। बालकों का सर्वांगीण विकास इसमें करना इसका उद्देश्य होता है। सहयोग की भावना बच्चों में उत्पन्न करना, उनके अंदर विकास करना इसका लक्ष्य होता है। उपलब्ध साधनों से अधिकतम उपयोग करना भी ये इसमें सिखाते हैं कि जितने साधन आपके पास अवेलेबल हैं उनका आप किस तरीके से सही प्रयोग कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन के महत्वपूर्ण भूमिका बताइए। 2016 का क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रधानाचार्य होता है, शिक्षक होता है, बच्चों की भूमिका होती है और उपरोक्त सभी। तो आप बोलोगे उपरोक्त सभी विद्यालय प्रबंधन में होते हैं, क्योंकि इसमें मेरे भाई क्या क्या होता है, प्रधानाचार्य का भी काम है, शिक्षक का भी काम है, बच्चों का भी काम है, ये सारे मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत आएंगे। आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है, तो याद रखिएगा विद्यालय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी केवल कौन होता है, प्रधानाचार्य ही होता है। 2017 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पूछा जाए भैया कि जो पुस्तकालय होता है एक्चुअल में क्या होता है, तो पुस्तकालय विद्यालय प्रबंधन की बौद्धिक प्रयोगशाला होती है। क्या होती है, बौद्धिक प्रयोगशाला। यानी यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोला भी गया था कि पुस्तकालय जो है उसमें बालक का कौन सा विकास होता है, तो कुछ बच्चों ने जो है सर्वांगीण विकास पढ़ रखा है। बिल्कुल गलत है भैया, याद रखिएगा पुस्तकालय के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ मानसिक विकास ही होता है, वहाँ पे आपका शारीरिक विकास नहीं हो रहा होता है। अगले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि शिक्षा प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या होता है, नियोजन करना। क्या होता है, नियोजन करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे विद्यालयी प्रबंधन के बाद में। याद रखिएगा कि भौतिक संसाधन वो होते हैं जो विद्यालय के भवन की बात करें, पुस्तकालय की बात करें, प्रयोगशाला की बात करें, फर्नीचर जो सीट, कुर्सी, टेबल ये सब होती हैं, सारे हमारे भौतिक संसाधन होते हैं। हमारा पंखा लगा हुआ है रूम में, हमारे पास जो है क्या बोलते हैं, बोर्ड हो गया, चौक हो गई, तो ये सारे हमारे भौतिक संसाधन हैं। इनके बिना विद्यालय जो होता है वो गतिशील नहीं हो सकता। ये सारे के सारे विद्यालय के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट हैं भैया, इनके बिना विद्यालय नहीं चल सकता। तो जितना महत्व शरीर के लिए आत्मा का होता है, उतना ही कारखाने के लिए मशीन का होता है, उत्पादन के लिए भूमि का होता है, उतना ही विद्यालय के लिए भौतिक संसाधन का भी मेरे भाई क्या होता है, भौतिक संसाधन की आवश्यकता होती है। तो आप महत्व याद रखेंगे कि जितना महत्व शरीर के लिए आत्मा का है, कारखाने के लिए मशीन का है, उत्पादन के लिए भूमि का है, उतना ही विद्यालय के लिए भौतिक संसाधन का प्रयोग है। ठीक है, महत्व है। आपसे बात अगली कही जाएगी कि विद्यालय में भौतिक संसाधन कौन से होते हैं। बोलोगे भैया कक्षा कक्ष होता है, पुस्तकालय होती है, प्रयोगशाला होती है, विद्यालय भवन होता है, कैंटीन होती है, विद्यालय फर्नीचर होता है, विद्यालय छात्रावास होता है, खेल का मैदान हो गया, स्टाफ रूम हो गया और साथ ही साथ ऑफिस हो गया। तो ये हमारे सारे के सारे किस में आएंगे, भौतिक संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। अगर आपसे बोला जाता है कि इसके बारे में आप और भी कुछ लिख सकते हो, तो बिल्कुल भैया बना के लिख सकते हो। कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि यहाँ पे बैठ के आपको बता रहा हूँ कि भैया कक्षा कक्ष क्या है जिसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, कक्षा कक्ष पुस्तकालय क्या है जहाँ पे पुस्तकों का संग्रह होता है उसे पुस्तकालय कहते हैं, प्रयोगशाला क्या है। तो ये सारे प्रयोग करने की जगह प्रयोगशाला होती है। तो ये सारी चीज़ें बताने की थोड़ी है भाई, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। मानवीय संसाधन प्रबंधन की बात की जाए तो वह संसाधन जो मानवीय कुशलता को प्रकट करें, यानी जो इंसान के होने की प्रवृत्ति को दिखाएं। जैसे कि कक्षा में अध्यापक का होना, अध्यापक एक इंसान है, कर्मचारी भी हमारा एक मानव है, छात्र भी एक मानव है, अभिभावक भी एक मानव है। तो जो हमारी मानवीय कुशलता को प्रकट करे, यानी इंसान के होने को प्रकट करे। जैसे टेबल है तो टेबल तो वहाँ पे लकड़ी प्रदर्शित कर रही है, इंसान तो है नहीं। तो आप बोलोगे अध्यापक हो गया, कर्मचारी हो गया, छात्र हो गया, अभिभावक हो गया। शैक्षिक प्रबंधन में प्रधानाचार्य जो होता है वो प्रमुख प्रबंधक होता है। तो प्रधानाचार्य हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं। ठीक है, प्रधानाचार्य की बात करें तो इसके बारे में, इसके कार्य क्या हैं, इसके उद्देश्य और महत्व क्या है, स्वयं बनाकर लिख सकते हो कि आपके स्कूल में आपका जो प्रधानाचार्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनका क्या क्या काम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, तो जो पैसों से संबंधित बात है, यानी धन के जो दशा में या धन के बारे में जो बातें होती हैं, प्रभावी प्रबंधन कहलाते हैं। जो भी धन से संबंधित प्रबंधन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी प्रबंधन होता है। धन से संबंधित उसको हम वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जिसमें संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इनके द्वारा ही हम सारे लक्ष्यों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। मतलब आपको जितने भी लक्ष्य प्राप्त करने हैं, बिना पैसे वाला यानी बिना वित्त के कोई भी लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर पाते हो भैया। ठीक है, याद रखना हर चीज़ में मनी जो है अपना एक रोल अदा करती है। आपसे पूछा जाए भैया क्वेश्चन कि वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, तो एक तो नीति निर्धारण के जो मेरे भाई है
नीति निर्धारण में सहायक होता है, यानी कितना खर्च हुआ, किसके ऊपर खर्च हुआ, कितनी फ़ीस मिली, कितना फ़ीस कटी, कितना फ़ाइन लिया, कितना क्या हुआ, कितनी सैलरी दी, कितना टीचरों में बांटा, ये सारी बातें यानी जो नीति निर्धारण है, नीति निर्धारण में सहायक क्या होता है, वित्तीय प्रबंधन होता है। प्राथमिकता के अनुसार देखा जाए तो कार्यक्रम की व्यवस्था ये प्राथमिकता कैसे देता है कि किसको पहले करो किसको बाद में करो, जिस हिसाब से हमारे पास वित्त होता है। उसके बाद अलाभप्रद योजनाओं पर रोक लगाता है, जिनसे हमको प्रॉफिट नहीं होता है उन पे ये रोक लगा देता है। जैसे बोला जाए कि सुबह जो है कोई टीचर है वो आ रहा है 1 घंटे पढ़ाने, और उस टीचर को क्या करना है कि बस आके बैठना है और उसको रोज़ का 500 रुपये देना है। मैंने एक एग्जांपल बताया, सिर्फ ये कोई बात नहीं है स्पेशल, लेकिन एक ही एग्जांपल है। अलाभप्रद योजना मतलब कि अब बताओ सुबह इसको 500 रुपये भी देने, उसने कुछ पढ़ाया भी नहीं, तो इस चीज़ को क्या करेगा, तुरंत वित्तीय प्रबंधन द्वारा समझेगा और इसे क्या कर देगा, बंद कर देगा, इस योजना को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। इसी प्रकार लाभप्रद योजनाएं होती हैं उनका विकास करता है, जिससे इसको प्रॉफिट होता है उनका और ज़्यादा विकास करेगा। मूल्यांकन में सहायक होता है, किसी भी चीज़ का जो मूल्यांकन करना है उसमें ये सहायता आएगा भैया वित्त का, ठीक है। और आय व्यय का संतुलन रखने में भी सहायक होगा कि कितना खर्च हुआ, कितना आया, कितना कमाया, कितना खोया, इन सब में भी हमारा वित्तीय प्रबंधन क्या आएगा, प्रयोग में आएगा। अगली बात करें विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के स्रोत क्या हैं, तो विद्यालय अनुदान होता है, शिक्षण अनुदान होता है, विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन होता है, विद्यालय संपत्ति में अर्जित धन होता है, ग्राम पंचायत निधि द्वारा प्राप्त धन होता है और जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त अनुदान होता है। मतलब जितने भी तरीके से धन मिल सकता है वो सारे के सारे हमारे वित्तीय धन के स्रोत कहलाते हैं, जितनी जगह से धन आ सकता है, ठीक है भाई। याद रखेंगे जो ग्राम पंचायत निधि द्वारा धन होता है, इसमें जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसके हस्ताक्षर भी चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके हस्ताक्षर के द्वारा ही ये धन आपको प्राप्त हो पाएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा ये थोड़ा सा। हाँ वही पंचायत वाले के द्वारा, मुखिया वही, ठीक 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 भैया, आगे आ जाओ। लर्निंग कॉर्नर क्या होता है, तो सीखने का कोना बोलते हैं इसे, सीखने का कोना, यानी छात्रों के ज्ञान वृद्धि हेतु पुस्तकों का, कहानियों का एक संग्रह जो विशेष शिक्षण अधिगम में वृद्धि हेतु सहायता प्रदान करता है, उसे हम लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। यानी एक तरीके से एक ऐसा कॉर्नर, ऐसा कोना किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में, जहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, एक तो सारी की सारी पुस्तक होनी चाहिए, पुस्तकों का, और कहानी होनी चाहिए, कहानियाँ जो होती हैं, कहानी का जो संग्रह होता है। और ये किस लिए होता है, ताकि बच्चों में क्या कर सके, उनके विकास को वृद्धि कर सके, उनके विकास को बढ़ा सके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लर्निंग कॉर्नर, यानी कहानियों का संग्रह जो शिक्षण अधिगम को बढ़ावा दे सके। हेरोलिकर के अनुसार एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन क्या है कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं और क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है, ठीक है, इसका संपूर्ण योग है। ये वाली डेफिनेशन आपको डायरेक्ट पूछी जाती है कि बताओ ये बात किसने कही, तो आप याद रखना ये बात कही है हेरोलिकर ने। इस बात को आप याद रखिएगा भैया। आगे आ जाओ। अगला आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ शिक्षक संदर्शिका क्या होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, मुझे ईयर नहीं याद है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखा होगा। तो याद रखेंगे भैया कि कक्षा में अध्यापकों को दक्ष बनाने और आत्मविश्वास पूर्वक जो है उनको करने का जो काम होता है शिक्षण हेतु, वो क्या काम करता है, उसके द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश ने सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ द्वारा शिक्षक संदर्शिका का प्रकाशन किया। यानी आपसे पूछा जाए कि शिक्षक संदर्शिका क्या है, तो आप बोलोगे इसका जो स्टार्टिंग की है वो राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश ने किया है, सभी के लिए किया है। और ये कहाँ के द्वारा, जो परियोजना परिषद लखनऊ है उसके द्वारा ये शिक्षकों के लिए लाया गया है। और ये किस लिए लाया गया है, ताकि जो शिक्षक हैं वो दक्ष बने, मतलब स्किल्ड बने, पढ़ाने में उनके अंदर एक हुनर आए, और साथ ही साथ आत्मविश्वास यानी उनको अपने कॉन्फिडेंस आए। तो शिक्षकों के कॉन्फिडेंस के लिए, अध्यापकों के कॉन्फिडेंस के लिए और उनको स्किल्ड बनाने के लिए किसने लाया, राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश ने सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ द्वारा इस शिक्षक संदर्शिका का क्या किया, प्रकाशन किया। तो इसका प्रारंभ किसने किया, कहाँ से किया और क्यों किया, तीनों बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगले नंबर पे हम बात करते हैं भैया समय प्रबंधन, मतलब टाइम मैनेजमेंट। तो सबको पता है कि कक्षाओं की गतिविधियों में विषयों को प्रतिदिन समय का जो विभाजन होता है उसके हेतु में समय सारणी का प्रयोग करना पड़ता है, यानी किया जाता है, वह समय प्रबंधन कहलाता है। जैसे क्लास स्टार्ट हुई तो हमें पीरियड याद रखना है 40 मिनट का,
उसके अंदर भी याद रखना है कि 36 मिनट क्या पढ़ाना है, 4 मिनट में क्या समझाना है, पूछना कब है, कॉपी कब चेक करनी है। हर चीज़ का एक टाइम मैनेजमेंट होता है। कुल मिला के आप याद रखो कि जो टाइम मैनेजमेंट है, इस टाइम मैनेजमेंट को मेरे भाई हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा हम बोलते हैं समय का प्रबंधन। लंच कब होगा, तो इसके लिए भी तो आपको समय की ज़रूरत पड़ेगी, एक समय सारणी है, ठीक है। जो भोजन है, मिड डे मील है, मिड डे मील ये कब आएगा, छुट्टी कितने बजे होगी, छुट्टी जो है कितने बजे होगी, टाइम क्या होगा। मतलब हर चीज़ का जो टाइम जहाँ पे आ जाएगा वो हमारा समय प्रबंधन के अंतर्गत ही बात होगी। आपसे पूछा जा रहा, बताओ भैया जो समय प्रबंधन होता है उसका क्या महत्व है, क्या कार्य है। आप बोलोगे प्रत्येक अध्यापक पर कितना शिक्षण भार है ये पता चलेगा, प्रत्येक शिक्षण घंटे की अवधि का पता चलेगा, विभिन्न पदों पर कार्य करने हेतु किए जाने वाला जो समय होता है वो भी हमें पता चलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे भी समय, यहाँ पे अवधि समय, और यहाँ पे हर शिक्षक पर कितना शिक्षण भार यानी समय का बर्बादी हो रही, कितना समय दे रहा है। कई ऐसा तो नहीं कोई शिक्षक जो है पता चले सुबह से शाम तक पढ़ा रहा तो उसके ऊपर भार ज़्यादा हो गया, ठीक है। बात करें समय प्रबंधन में समय सारणी के प्रकार की, तो भैया समय सारणी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कक्षा समय सारणी होती है, शिक्षक संबंधी समय सारणी है, खेल संबंधी समय सारणी, अवकाश निर्देश संबंधी समय सारणी और गृह कार्य संबंधी समय सारणी। मतलब कब आपको कक्षा में पढ़ाई कितनी देर होगी, शिक्षक से संबंधित शिक्षक कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, खेल संबंधित समय क्या होगा, खेलने का कब खिलाया जाएगा, क्रीडा समय क्या होगा, अवकाश निर्देश उपयोग समय, तो अवकाश वाला जो बातें हैं वो आपका समय कितना कितना क्या होगा, कितने समय के लिए छुट्टी मिलेगी, कितना कम समय के लिए छुट्टी मिलेगी। साथ ही साथ गृह कार्य संबंधी सारणी कि कितने में आपको कितना गृह कार्य करना है, हर चीज़ का एक समय मेरे भाई क्या है, निर्धारित है। अगले नंबर पे बोला जा रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन बताइए। तो बच्चों के लिए शारीरिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और नैतिक विकास के लिए विद्यालय में पाठ्य सहगामी प्रबंधन जो है यह व्यवस्था की जाती है। तो पाठ्य सहगामी व्यवस्था क्यों की जाती है, ताकि बच्चों में शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक विकास हो सके, यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, अनुशासन की भावना का निर्माण हो सके, चारित्रिक भावना का विकास हो सके, सहयोग की भावना का विकास हो सके और छात्रों में भावी जीवन के लिए छात्रों को तैयार किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें मेरे भाई किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें आप बोलोगे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। या आपसे उद्देश्य और महत्व कुछ भी पूछा जाए, उद्देश्य पूछा जाए, महत्व पूछा जाए, तो आप इन दोनों को बताओगे कि भैया पाठ्य सहगामी प्रक्रिया के महत्व क्या है या उद्देश्य क्या है। तो आप ये 5 पॉइंट आप दोनों में ही लिख सकते हो। कार्य बोला जाए, महत्व बोला जाए, उद्देश्य बोला जाए, सबके लिए आप लिख दो, कभी भैया गलत नहीं होगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं आपसे ये पूछा जाए तो बोलोगे भैया खेल होता है, राष्ट्रीय पर्व होते हैं जब सब एक साथ होते हैं, बागवानी होती है, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कई सारे शैक्षिक भ्रमण होते हैं जब सब घूमने जाते हैं, फेयरवेल व्यवस्था होती है जब सब एक साथ होते हैं। तो ये सहगामिता को दिखाता है, उनके साथ को दिखाता है और उनमें भावनाओं का जन्म देता है। अभिलेख एवं आपदा प्रबंधन की अगर हम बात करें तो विद्यालय अभिलेख का तात्पर्य ऐसे दस्तावेजों से होता है जिससे छात्र की जीवनी संबंधी जानकारियां मिलती हैं, जैसे उसके माता का नाम, उसके पिता का नाम, उसका नाम, उसकी प्रगति के बारे में, उसके अनुशासन के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके जन्मदिन के बारे में, एक जन्मदिन का भी रजिस्टर होता है, उसके जन्म दिवस के बारे में, ठीक है, उसके दिनचर्या के बारे में, उसके स्वास्थ्य संबंधी रजिस्टर होते हैं कि कैसा बच्चे का स्वास्थ्य है। हर चीज़ का लेखा जोखा आपके पास क्या होता है, जो लेखा जोखा किया जाता है वो किस में होता है, वो सारा का सारा विद्यालय अभिलेख के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ अभिलेख के महत्व क्या है, तो भैया स्वयं से लिख लेना है, स्वयं से लिखना है, टाइम वेस्ट होगा अगर आप बता रहे हो। इन अभिलेख का फ़ायदा क्यों है, किसी बच्चे को तुरंत पता करने के लिए, उस रजिस्टर में उसके माता का नाम जानने के लिए, पिता का नाम जानने के लिए, फ़ोन नंबर जानने के लिए, ठीक है, उस बच्चे से संबंधित जानकारी किसी को प्रदान करनी है, इंपॉर्टेंट बात कुछ है तो किसी को अगर उसकी जानकारी चाहिए तो आप पूरी जानकारी उसका डाटा उसे समझा सकते हो, ठीक है। अभिलेखों के प्रकार अगर बात की जाए तो सामान्य अभिलेख होते हैं, अध्यापकों संबंधी अभिलेख होते हैं, उपकरण संबंधी अभिलेख होते हैं, विद्यार्थी संबंधी अभिलेख होते हैं और वित्तीय अभिलेख होते हैं। तो अब देखो इनके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। सामान्य अभिलेख तो सामान्यता जो प्रयोग में किए जाते हैं, अटेंडेंस आना, टीचर का जाना, ये सब टीचर से संबंधित, जो टीचर आया कि नहीं आया, एब्सेंट हुआ कि नहीं आया, कितना किसने पढ़ाया, ये सारा अध्यापक से संबंधित अभिलेख में आएगा। उपकरण संबंधित अभिलेख में कि कितनी चेयर हैं, कितना क्या है, कितने पंखे हैं, कितनी लाइटें लगी हैं, कितना क्या, ये सारे लेखा जोखा इसमें हो जाएगा।
विद्यार्थी संबंधी जो स्टूडेंट रजिस्टर होता है कि कितने बच्चे क्लास में हैं, कितने एब्सेंट, कितने प्रेजेंट, किसका क्या है, कितने का जो है माता का नाम, पिता का नाम, लेखा जोखा, सारा कार्यक्रम आपके इस विद्यार्थी संबंधी अभिलेख में विद्यार्थियों से संबंधित वाला आ जाएगा। वित्तीय अभिलेख में किसकी फ़ीस जमा है, किसकी फ़ीस नहीं जमा है, किसका छात्रवृत्ति आई है, किसकी छात्रवृत्ति नहीं आई है, सारी बातें लिख देंगे। तो भैया ये 5 अभिलेख में से स्वयं से बना करके अगर कोई पूछा जाता है तो डिटेल्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल समय का परिवर्तन, समय को आपके देखते हुए ही क्लास इसको बहुत जल्दी जल्दी बनाया गया है। विद्यालय अभिलेख संबंधी प्रकार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अध्यापक उपस्थिति पंजिका स्वयं से लिख लोगे ना, CNC पंजिका, आपको इनके नाम याद रखने हैं, छात्र उपस्थित पंजिका, आदेश पंजिका, विद्यार्थी प्रबंधन आय एवं व्यय संबंधी पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, ग्राम शिक्षा निधि पंजिका, मातृ शिक्षक संघ पंजिका, ये इंपॉर्टेंट है, मातृ शिक्षक संघ। ठीक है, इसमें माता के लिए बताया जाता है क्योंकि बच्चा जो है साफ़ सुथरा होकर के स्कूल आए, कपड़े वपड़े सही से पहन के स्कूल आए। माताओं का थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान देने के लिए उनको अग्रसर किया जाता है, विकसित करने का कोशिश की जाती है। ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका, बैठकों से वितरण होता है कि कितने दिन बैठक हुई, कितनी बार बैठक हुई, ये सारी बातें। अभिभावक शिक्षण संघ पत्रिका की बात करेंगे, जो अभिभावक को संबंधित बातें उसमें बताई जाती हैं। आगे अगर हम भैया बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम सामग्री पंजिका कि प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपये इसके लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। 500 रुपये प्रतिवर्ष शिक्षक को मेरा मिलते हैं, किसके लिए, अधिगम सामग्री से पंजिका से संबंधित। स्टॉक पत्रिका की बात करें तो चौक, डेस्टर, चार्ट, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। शिक्षक डायरी की बात करें तो वर्ष भर के कार्यों का विवरण होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील कि आज क्या आया, कल क्या आया, खीर कब आई, ये कब आया, ये सब आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, कितने बच्चे आए, प्रेजेंट थे, कितनों ने खाया, कितनों ने नहीं खाया, छात्रवृत्ति वितरण कितनों की वजीफा आया, कितनों का नहीं आया, बालकों के जन्मदिन की पंजिका, कितनों का जन्मदिन, बच्चों का कब जन्मदिन है, ये सारी बातें। परिवार का सर्वेक्षण पंजिका, माता पिता का नाम, ये सारी पंजिका इसमें होती है। निःशुल्क जो है गणवेश, इसमें जो है क्या मिलता है, निःशुल्क गणवेश में उनको फ्री ड्रेस मिलती है, उनका जो यूनिफॉर्म होता है बच्चों का, वो जो ड्रेस होती है वो उनको फ्री मिलती है। तो ये सारी बातें डाटा इसमें होता है। ठीक है, हाँ, तो फेयर से इसके बारे में जान लो, पर रफली जान लो, फेयर नहीं, रफ जान लो, सॉरी। आवागमन पंजिका कि कौन कहाँ गया, कितना भ्रमण हुआ, भ्रमण शिक्षण कराया गया, जो भी कराया गया, कहीं घुमाया गया, टूर वगैरह ले जाया गया। टेंडर प्रक्रिया संबंधित मेरे भाई बात होती है। निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका की बात होती है। कन्वर्जन कास्ट एवं खाद्य पंजिका के बारे में बात होती है। मतलब मध्याह्न भोजन हेतु विद्यालय में जो गेहूं होता है, जो चावल होता है, अनाज होता है, तो सरकार फ्री दे देती है। लेकिन इसके बाद जो नमक होता है, मसाले होते हैं, सिलेंडर होता है, इसके हेतु ये पंजिका में व्यय का विवरण जो है वो लिखा जाता है कि जो कितना आपने सिलेंडर यूज़ किया, कितना आपके मसाले लगे, कितना आपका नमक लगा, मिर्चा, धनिया, अदरक, लहसुन, पुदीना जो भी लगा, वो सारी बातें आपकी इसमें विवरण में लिखी जाती हैं। चलिए अगले नंबर पे हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है, वह बातें जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो, पर्यावरण में संतुलन बिगड़े, हानिकारक प्रभाव पड़े, वो सारे आपदाएं होती हैं। जैसे सूखा हो जाना, बाढ़ पड़ जाना, भूकंप आ जाना, भूस्खलन होना, ज्वालामुखी होना, ओलावृष्टि होना, तूफान आना, वनों में आग लग जाना, चक्रवात आना, आदि जैसी जो ये आपदाएं होती हैं, आदि जैसी जो ये घटनाएं होती हैं, इनको हम आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। क्योंकि भैया इससे होता क्या, इससे होने वाले हानिकारक प्रभाव जो है उसको कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। मतलब जो भी प्रभाव इनसे होते हैं, अगर हम उनको कम करने की कोशिश करें तो हम उसको बोलते हैं आपदा प्रबंधन। ठीक है, किसके प्रभाव को कम करना, जैसे मान लो सूखा पड़ जाए, आग लग जाए, या किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करना, आपदा के प्रभाव को कम करना क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। तो आपको इतना याद रखना कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। इंपॉर्टेंट लाइन मेरे भाई यहाँ पे ये हो जाएगी कि 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा मनाया जाता है, राष्ट्रीय है ये, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय होना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर को, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है, इसे नेगलेक्ट मत करना। अगले नंबर पर अगर हम भैया बात करते हैं आपदा मुख्यतः कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की आपदाएं पढ़ते हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा, दूसरा कृत्रिम आपदा। प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा जनित होगी, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, और भैया कृत्रिम जो मानव द्वारा उत्पन्न होगी, जैसे युद्ध करना, किसी से युद्ध करो तो 2 लोगों के युद्ध के चक्कर में पूरी दुनिया महंगाई झेलती है। प्रदूषण हो गया, तो इंसान द्वारा फैलाई गई आपदाएं हैं जो कि प्रदूषण फैलाता है। अत्यधिक पानी में गलत चीज़ें डाल के तो जल प्रदूषण कर देना, जल को प्रदूषित कर देना, वायु प्रदूषण करना, गलत तरीके की स्मोकिंग्स को और धुएं को वायु में क्या करना, मिक्स करना,
तो ये सारी बातें हो जाएंगी। कारखानों से निकलने वाला धुआं हो गया, गंदा पानी हो गया, ठीक है। आग लगना मेरे भाई, आग जो लग जाए तो फिर ये आपदाएं कौन उत्पन्न करेगा? ये तो इंसान ही करेगा ना भाई। अगले हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव मेरे भाई। दो देख लेते हैं प्रभाव इसके, एक तो प्रत्यक्ष प्रभाव, एक अप्रत्यक्ष प्रभाव। जैसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है? घटना के तुरंत बाद होने वाले प्रभाव, जैसे मृत्यु हो गई किसी की या संपत्ति की हानि हो गई तो तुरंत हमें दिखेगा। कोई मर गया तो तुरंत महसूस होगा कि हाँ ये तो क्या हुआ, घटना के तुरंत बाद हमें प्रभाव दिख गया कि ये तो आपदा थी। घटना के बहुत बाद इसका प्रभाव देखने को मिले, जैसे भैया आपको पता होगा जो हारमोस वाली वो रास्ते में बंद कर दिया गया, तो सिलेंडर क्या जिस दिन वहाँ बंद हुआ तुरंत महंगा हुआ? नहीं, 3 4 5 दिन बाद, 10 दिन बाद जब सप्लाई पूरी नहीं पड़ने लगी तब क्या हुआ? या फिर युद्ध जैसे कहीं होता है तो युद्ध ख़त्म होने के बाद उसका प्रभाव हमें काफ़ी दिनों बाद दिखता है। कोई महामारी जैसी आती है, जैसे मान लो कोरोना आया, कोरोना जिस दिन आया था उसी दिन थोड़ी चीज़ें महंगी हो गई थी। कोरोना धीरे धीरे आया, लोगों के जो है ज़रूरतें बढ़ रही थी और पैसे थे नहीं, तो पैसा कमाने के चक्कर में जो लोग थे उन्होंने क्या किया, चीज़ें महंगी कर दी। तो ये सारी बातें हैं, महंगाई पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारे कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। बात किया जाए भैया कि विद्यालय आपदा प्रबंधन किट, इसका प्रावधान आपको यहाँ पे लिखना है कि क्या क्या होती है। तो आप बोलोगे सीढ़ियाँ होती हैं, स्ट्रेचर होते हैं, स्थायी शरण व्यवस्था होती है जैसे तंबू और तिरपाल वगैरह, मोटी रस्सियाँ होती हैं, आग बुझाने की मशीन होती है, प्राथमिक उपचार किट होती है, टॉर्च होती है और रेत की बाल्टियाँ होती हैं। कहीं आग लग जाएगी तो रेत की बाल्टियाँ काम आ जाएंगी, आग बुझाने की मशीन भी काम आ जाएगी, ठीक है। प्राथमिक उपचार, कोई चोट लगे तो खून अत्यधिक ना बहे, शुरुआती प्रारंभिक उसका जो है उपचार किया जा सके, इसके लिए हमारा प्राथमिक उपचार प्रयोग में आता है। स्थायी शरण व्यवस्था होती है कि जैसे मान लो अचानक से पानी बरसने लगा और खेल का मैदान में सब लोग बैठे हैं, तो तुरंत उसको क्लास में आने में उन्हें टाइम लगा, तो पता चला उन्हें खेलना भी है वहाँ पे भी, तो क्या होगा, उससे तिरपाल वगैरह वहाँ पे बांध दिया ताकि उसके नीचे पानी ना आए और बच्चे उसमें खेल भी सकें कहीं पे, ठीक है। ओपन में, अगर आप ओपन में कोई गेम करवाते हैं देन उसके लिए बता रहा हूँ। स्ट्रेचर हो गया, ठीक है, किसी को चोट लग गई तो लेकर उसको जाने के लिए। सीढ़ियों की व्यवस्था हो गई, सीढ़ियों की व्यवस्था आप ऐसे भी मान लो जैसे आप चिड़िया बैठ खेल रहे हो, स्कूल की छत पे चिड़िया चली गई, अब बताओ वो भी तो एक तरीके से आपके लिए आपदा काम करेगा। चिड़िया चली गई, तुम खेल नहीं पा रहे हो, तो ये सिर्फ याद करवाने के लिए बोला है, ठीक है। मोटी रस्सियाँ हो गई, किसी चीज़ को कुछ टूट गया तो उसको बांध दिया, हिलगा दिया, तो इस तरीके से आप अपने मन से सोचो। टॉर्च हो गई, एकदम से बादल आ गया, अंधेरा हो गया तो आपको उजाले के लिए टॉर्च की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब आपदा से बचने के छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो नुकसान और मौतों में कमी करना, नुकसान ना हो, मौतें ना हो ज़्यादा, व्यक्तिगत दुख को कम करना, सहयोग करना व धीरज बढ़ाना लोगों का, उन्हें सांत्वना देना और पीड़ितों की रक्षा करना। जो उस समय चोट में खाए हुए लेटे हैं उनको स्ट्रेचर पे लेटाओ, उनको जो है थोड़ा सा सांत्वना दो कि कोई बात नहीं भाई, पैर टूटा है, प्लास्टर चढ़ेगा, ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो। अगर आप बात करें यहाँ पे मीना मंच क्या होता है, तो यूनिसेफ ने इसको स्टार्ट किया। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से लड़कियों के लिए मीना मंच की शुरुआत की गई थी। किसकी तरफ से की गई थी? बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। किसने स्टार्ट किया? यूनिसेफ ने स्टार्ट किया, और इसका नाम क्या है? मीना मंच नाम है। इसमें ख़ास तौर पे जो बालिकाएं होती हैं, बालिकाओं को कौशल विकास के प्रशिक्षण, ठीक है, कौशल विकास का जो प्रशिक्षण होता है वो प्रदान किया जाता है, और साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि जो लड़कियां हैं वो क्या हों, सेल्फ डिपेंड हो जाएं, और सेल्फ डिफेंस उनको भी सिखाया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है, कि वो जो है अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। 24 सितंबर को प्रतिवर्ष हम लोग मीना दिवस के रूप में मनाते हैं। ये MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, तो जो MCQ में आ सकता है उसको भी याद रखना। किसी को याद होगा तो जल्दी से बताएगा कि 29 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं। अभी ऊपर आपको बताया भी है, राष्ट्रीय कौन सा दिवस, यहाँ पे क्या भरें, जल्दी से बताना। चलो उद्देश्य की बात कर देते हैं, तो बात ये हो, लड़कियों की ही बात होगी। लड़कियां सही आयु में विद्यालय में प्रवेश लें, पहले तो ये बात, लड़कियां प्रतिदिन विद्यालय जाएं, लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें, महिला जागरूकता को बढ़ावा मिले, लड़कियों के अंदर शारीरिक परिवर्तन की जागरूकता को बढ़ावा दें, जागरूकता में मानसिक और नैतिक विकास की भावना को बढ़ावा दें। और याद रखें इसमें एक स्लोगन ये भी था कि मीना मंच की स्थितियाँ ये थीं कि अगर उस समय कोई नहीं आता तो उनसे बताया जाता था कि अगर विद्यालय नहीं जाओगे तो आपकी क्या कर दी जाएगी, शादी कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? शादी कर दी जाएगी। इस बात को भी याद रखना है भैया, ठीक है। तो मीना मंच की कुछ गतिविधियां देखते हैं, जैसे छात्र छात्रा की उपस्थिति देखना,
विद्यालय न आने पर बच्चों की खोज करना, बाल विवाह के बारे में बताना, दहेज के बारे में बताना, स्वास्थ्य एवं सफाई के बारे में, लिंग भेद के बारे में, अपने क्षेत्र में शिक्षा योजना बनाना कैसे, ये सब बताया जाता है कि कैसे अपनी योजना आपको बनाओगे अपने क्षेत्र में। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम नियोजित किए जाते हैं कि किस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, फिर ज़्यादा जल्दी में समझ में नहीं आएगा भैया, है। पर्यवेक्षण तंत्र की बात करें तो ब्लॉक संसाधन जो केंद्र होते हैं उनके समन्वय की भूमिका जो होती है वो बीआरसी की भूमिका होती है। किसकी होती है? बीआरसी की भूमिका होती है। शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करना, विद्यालय के शैक्षिक कार्य को विधि को बढ़ावा देना, उसके बाद मेरे भाई शैक्षिक नवाचार की बात करना, उसके बाद अगर बात करें वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर के बारे में, और टीएलएम निर्माण एवं आदि का काम भी कौन करता है मेरे भाई? इसका काम भी पर्यवेक्षण तंत्र के अंतर्गत में आता है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई कि पर्यवेक्षण तंत्र का संबंध मेरे भाई किस किस से होता है। 5 पॉइंट से सारे मैंने आपको बता दिए। न्याय पंचायत संसाधन प्रभारी की भूमिका आपसे पूछी जाए, किसकी पूछी जाए? याद रखिएगा ये ऊपर वाली बीआरसी की है, यहाँ पे आगे मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको ये पता रहे। बीआरसी इसी को बोला जाता है जो ब्लॉक संसाधन केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, तो इसको बीआरसी ही कहा जाता है। तो बीआरसी की क्या भूमिका होती है? बीआरसी की भूमिका आपको यहाँ बताई गई कि क्या क्या करते हैं। एक तो शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करवाते हैं, विद्यालय के शैक्षिक कार्यों को बढ़ावा देते हैं, उनकी विधि को बढ़ावा देते हैं, शैक्षिक नवाचार में मेरे भाई हेल्प करते हैं, वार्षिक जो शैक्षिक कैलेंडर होता है वो प्रस्तुत करते हैं, और टीएलएम निर्माण में क्या करते हैं? टीएलएम का निर्माण वगैरह भी यही क्या करते हैं? करवाते हैं, प्रयोग करवाते हैं। अगर आपसे बोला जाए न्याय पंचायत संसाधन प्रभारी के बारे में, एनपीआरसी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना है बस। क्षेत्र में विद्यालय भवन की भूमि का जो विवरण रखता है वो यही रखता है। सदस्य विद्यालय जो होते हैं क्षेत्र में उपस्थित, उनको मूलभूत आंकड़े जो है यही करता है। साथ ही साथ इसका ये रहता है कि इसको मेरे भाई क्या करता है? प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक माह जाना पड़ता है, जबकि जो बीआरसी होता है उसको एक माह में लगभग 20 विद्यालयों का क्या करना पड़ता है? भ्रमण करना पड़ता है। बीआरसी को 20 विद्यालयों का, इसका प्रत्येक माह में सभी विद्यालयों में इसको जाना पड़ता है जो इसके ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उनकी देख रेख के लिए कि बच्चों में पढ़ाई का स्तर क्या है, शिक्षकों की क्या व्यवस्था है, सारी बातें देखने के लिए, भूमि संबंधित, वहाँ के विद्यालय संबंधित, विद्यालयों में परीक्षा की व्यवस्था रखना, बच्चों के मूल्यांकन का जो है विवरण रखना, ये सारा काम किसका है? एनपीआरसी का काम होता है। यानी न्याय हे परमपिता परमात्मा, न्याय पंचायत संसाधन का प्रभारी की जो भूमिका है, सॉरी भैया, वो भूमिका इसकी होती है। आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ भाई। अगले नंबर पे हम बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका, यानी बीएसए की भूमिका क्या होती है। आप बोलोगे भैया जो खंड शिक्षा अधिकारी होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होता है, बीईओ, इसका काम एक्चुअल में होता है कि इसे पहले एसडीआई बोला जाता था, मतलब सब डिप्टी ऑफिसर यानी उप विद्यालय निरीक्षक। उसके बाद क्या होता है? 1996 ईस्वी में इसका नाम हो जाता है सहायक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, और अब इसे हम जानते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, मतलब बीईओ के नाम से जानते हैं। बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। अब हम देखते हैं इसके कुछ कार्य के बारे में। तो इसके कार्य क्या होते हैं? तो परिषदीय अध्यापक हो या फिर अध्यापिका हो या फिर कोई भी कर्मचारी हो, उनका वार्षिक और प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्ताव जो है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजना या प्रस्तावित करना, उसके बाद स्वीकृत प्राप्त होकर के उसे पंचायत को स्थानांतरण करना, जो क्षेत्र पंचायत है उसे स्थानांतरण करना किसका काम है? बीईओ का काम है। बीईओ सबसे पहले उसे कहाँ भेजेगा? बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है, इसके पास भेजेगा। और ये मेरे भाई कहाँ पे मेरे भाई जाएगा? उसके बाद यहाँ से लेकर के पास करवा के प्रस्तावित करके वो कहाँ पहुँचाएगा? डायरेक्ट इसको पंचायत, यानी जो क्षेत्र पंचायत है वहाँ पे स्थानांतरण करेगा। अगला भैया इसके ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम देखना कि क्षेत्र के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला बेसिक अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव रखना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इनको समझाना। अगर किसी का वेतन इसको रोकना है तो उसके लिए क्या करेगा? ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेगा और अंतिम तक उसकी क्या करेगा? कार्यवाही करेगा, अगर किसी का वेतन रोकना है। अगले नंबर पर शिक्षक और जो शिक्षिकाएँ हैं,
तो जो शिक्षक व शिक्षिकाओं हैं उनके चयन में, उनके वेतनमान में प्रोन्नति, उनके वेतनमान के प्रस्ताव में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, लेखाधिकारी को जो प्रेषित करने का काम है वो सारा का सारा किसका है, बीईओ का ही होता है। अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसकी पेंशन का काम, उसके पारिवारिक पेंशन का काम, उसका बिल तैयार करना, लेखाधिकारी को कार्यालय में उसको प्रस्तुत करना, पेंशन का विवरण प्रस्तुत करना, सारा काम किसका हो जाएगा, बीईओ का ही हो जाएगा। साथ ही साथ हम बात करें जिला समन्वय की भूमिका क्या होती है, यानी डीपीईपी की क्या भूमिका होती है। तो भैया सर्व शिक्षा अभियान या अन्य शैक्षणिक परियोजना वाले जनपदों में ठीक है भाई, शिक्षा की गुणवत्ता को सर्व सुलभता हेतु प्रत्येक जनपद में जिला समन्वय के पद को सृजित किए गए हैं। तो यानी इसके पद हर जिले में बनाए गए हैं, हर जिले में बनाए गए हैं, ताकि हो क्या सके, जो शैक्षणिक परियोजनाएं इनके द्वारा जो जनपदों में जिला जो शिक्षा की गुणवत्ता है, क्या है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है, सर्व सुलभता है, ये सबको प्राप्त हो सके। इसी वजह से हर जनपद के ज़िले में समन्वय को, ये पद को क्या किया गया, इस पद को बनाया गया, इस पद को क्या किया गया, बनाया गया। शिक्षा समन्वयक जो है इसीलिए वहाँ पे तैयार किया गया, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और सब सुलभ शिक्षा, यानी सभी को शिक्षा की सुलभता हो सके, सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके भैया। ठीक है, हाँ, समेकित शिक्षा की बात करते हैं बिल्कुल। जो अक्षम बच्चे हैं, जो विकलांग शिक्षा प्रबंधन वाले बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, वो कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे, उनकी व्यवस्था देखनी है इनको। बालिका शिक्षा और बालिका शिक्षा हेतु देख रेख का प्रसार इनको करना होता है। प्रशिक्षण और शिक्षकों के प्रशिक्षण व्यवस्था इनको करनी होती है कि कैसे टीचरों को समझाया जाए, कैसे टीचरों को स्किल्ड बनाया जाए। सामुदायिक शिक्षा, समुदाय या ग्राम समिति के जो अन्य लोगों को शिक्षा से जोड़ने का काम होता है, उसका सहयोग भी मेरे भाई कौन करता है, यही करता है। डाइट मेंटर की भूमिका आपसे पूछी जा सकती है कि बताओ जो डाइट मेंटर्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। तो डाइट के जो प्रवक्ता होते हैं, यानी ब्लॉकों के मेंटर, इनको बनाया जाता है। तो एक डाइट मेंटर का कई ब्लॉकों का भार उस पे ऊपर रखा जाता है। तो एक डाइट मेंटर जो है वो कई ब्लॉकों को देखता है। बीआरसी की मासिक बैठकों का जो लेखा जोखा इसी के पास रहता है। शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण, क्षमता और संवर्धन के कार्यक्रमों को जो कक्षा में व्यवहारित करना, ये सारा देखरेख का काम कौन करता है, यही करता है। उसके बाद बात करो तो आवंटित क्षेत्र के विद्यालयों में ब्लॉक संसाधनों केंद्रों के प्रति सप्ताह भ्रमण का काम भी किसका है, यही इसी का है, भ्रमण करता है ये लेखा जोखा तैयार करने के लिए, फिर उनके देख रेख के लिए, उनके जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको भ्रमण करना पड़ता है। प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन और संचालन करने का काम किसका होता है, इन्हीं का होता है। विद्यालय स्तर पर शिक्षकों के कार्यों की समीक्षा करने का काम किसका होता है, इन्हीं का होता है। विद्यालय स्तर पर शिक्षकों और बच्चों की सहायता करने का काम भी किसका होता है, डाइट मेंटर का ही होता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो तो बोलो कि भैया विद्यालय प्रबंध तंत्र में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी ये जिले का प्रमुख शिक्षा अधिकारी होता है, जिला स्तर पर इसका कार्यालय होता है और इसके अधिकार में जिले के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं सबका प्रबंधन व्यवस्था होती है, सबकी प्रबंधनी व्यवस्था होती है। बात करते हैं इसके कार्य की, तो मुख्य कार्य इसका समय समय पर जिले के विद्यालयों का निरीक्षण करना और उनके विकास हेतु सुझाव देना होता है। विद्यालय के भौतिक संसाधन की उपलब्धता और पर्याप्तता का आकलन करना होता है। सीट टूटी है, ये टूटा, वो टूटा, तो इसके बारे में जानकारी लिखेगा। जिले की किसी विद्यालय के रिक्त पदों का विवरण का ज्ञापन इसके पास होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना भी इसका काम होता है और ये डाइट मेंटर का भी काम होता है। बात किया जाए अन्य अधिकारियों की भूमिका, तो अन्य बहुत से अधिकारी जैसे जिला अधिकारी या मुख्य विकास शिक्षा अधिकारी के बारे में बात करते हैं। तो स्वयं या अपने नामित अधिकारी प्रायः मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से बेसिक शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है। बेसिक शिक्षा का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, तो बोलोगे मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी, या फिर क्या हो उसी के नामित, यानी उसी के पोस्ट के नाम पे जो काम कर रहा होगा उसके अंडर में, वो उस चीज़ को देखेगा। एक सेकंड रुकिएगा, मैं पानी पी लूँ थोड़ा है। पूरी बुक ख़त्म कर देंगे, परेशान मत हो। देखो तुम बस ध्यान से देखते रहो। प्राचार्य डाइट की अगर बात करें तो बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता प्रबंधन करने का काम, अन्य सहयोग, शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रबंधन, नवाचार का प्रबंधन करना, ये सब किसका काम है, प्राचार्य डाइट का काम है, यानी डाइट के प्राचार्य का काम है।
परियोजना नियोजक की बात करें तो भवन निर्माण या विद्यालय के जो अन्य सहयोग होते हैं उनका काम किसका होता है? परियोजना नियोजक का। जिला विकास अधिकारी की बात करें, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसका काम क्या होता है? आप बोलोगे भैया इसका बड़ा सरल काम है कि विद्यालय विकास और पेयजल व्यवस्था के जो ध्यान रखता है वो इसका ही काम होता है पूरा। तो विद्यालय के विकास का जो काम है वो इसका है, साथ ही साथ में पेयजल व्यवस्था का भी पूरा काम देखने का इन्हीं का रहता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी की अगर बात करते हैं तो जो छात्रवृत्ति का प्रबंधन या जो भी हमारा शिक्षण शुल्क से जुड़े कुछ मामले हैं उनको देखना किसका काम होता है? जिला समाज कल्याण अधिकारी का होता है। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। सबसे नंबर 1 पे बात करेंगे हम एनसीईआरटी के बारे में। इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1961 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर होता है नई दिल्ली में। आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि एनसीईआरटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 ईस्वी में होती है तथा इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इतना आप अपने मन से लिखोगे, बढ़िया 3-4 लाइनें खत्म हो जाएंगी। फिर आप लिखोगे एनसीईआरटी के कार्य निम्नलिखित होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना किसका काम है? इसी का काम है। यह संस्था किस स्तर की होती है, ज़रा कोई बता सकता है? यह संस्था, आप बोलोगे भैया यह संस्था जो है नेशनल, यानी यह संस्था हमारी राष्ट्र स्तर की होती है, ठीक है, केंद्र स्तर की होती है। जबकि राज्य स्तर की कौन होती है? स्टेट वाली, यानी एससीईआरटी। कक्षा 1 से 12 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारण करना होता है और पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना होता है, सारा एनसीईआरटी का काम होता है। अध्यापक शिक्षा हेतु प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना भी एनसीईआरटी का काम है। महिला शिक्षा जागरूकता के लिए योजनाओं का निर्माण करना भी इसका काम है। मीना मंच से क्या होता था, जल्दी से बताओ, याद है सबको? विद्यालय शिक्षा और शिक्षण हेतु जो नवाचार और अनुसंधान का काम है वो भी किसका? एनसीईआरटी का है। स्कूलों के लिए विज्ञान की किट तैयार करना किसका काम है? बोलोगे भैया ये भी हमारा एनसीईआरटी का काम है। स्वास्थ्य पर्यावरण की शिक्षा देना भी किसका काम है? एनसीईआरटी का काम है। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करने वाले हैं भैया एनसीटीई की। एनसीटीई इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है और ये 17 अगस्त 1995 में इसकी स्थापना होती है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित है। इसके क्षेत्रीय मुख्यालय भी मेरे भाई हैं, जैसे 1 नंबर पे भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, बेंगलुरु में है और जयपुर में है। कहाँ कहाँ है? भोपाल में, भुवनेश्वर में, बेंगलुरु में और जयपुर में। बात किया जाए आपसे कि बताओ एनसीटीई के कार्य क्या है, तो एक तो सभी प्रकार के जो शिक्षा होती है, यानी शिक्षकों की जो शिक्षा है उसके संस्था हेतु जितने भी पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं समय समय पर, या नया पाठ्यक्रम जो शुरू करना होता है वो सारा का सारा काम किसका होता है? एनसीटीई का होता है। किसी भी नई शिक्षक संस्था को मान्यता देने का और पूर्व उसका निरीक्षण करना है, यानी अगर कोई भी शिक्षक संस्थान है और उसने कहा कि हमें भैया मान्यता दे दो, तो वो उससे पहले उसका निरीक्षण करेगा कि एक्चुअल में तुम मान्यता लायक हो भी, तुम्हारी हैसियत है उस लायक या फिर नहीं है। टीचर एजुकेशन की बात करें तो उसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना भी किसका काम होता है? भैया ये काम भी हमारा एनसीटीई का भी होता है। अगर हम बात करें मेरे भाई अगले नंबर पे बात करते हैं न्यूपा की। न्यूपा और या फिर इसको नाइपा भी कहा जाता है। स्थापना मेरे भाई इसकी कब होती है? 1962 में होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, मतलब हेडक्वार्टर तीनों के ही नई दिल्ली में है, ठीक है। फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगस्त 2006 में क्या होता है? डिग्री प्रदान करने का अधिकार इसको दिया जाता है, यानी एक तरीके से ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाती है। कब बनती है? अगस्त 2006 में। अभी इसका नाम भैया क्या है? इसका नाम न्यूपा था। और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बनी थी? अगस्त 2006 में। इसकी स्थापना कब होती है? जल्दी से बताओ एक बार, इसकी स्थापना कब होती है? 1962 में। 1995 में किसकी स्थापना होती है? जल्दी से बताओ। आगे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि न्यूपा के कार्य क्या होते हैं, आप बोलोगे इसके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए डिप्लोमा कोर्स संचालित किया जाता है, जिसकी अवधि 6 माह होती है। 6 महीने के लिए डिप्लोमा कोर्सेज बनाए जाते हैं। किनके लिए? अधिकारियों के लिए। विभिन्न राज्यों में नवाचार को प्रसारित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परामर्शदात्री सेवा जो होती है विभिन्न राज्यों के संघ शासित प्रदेशों के लिए इसने चलाने का काम किया। डीपीईपी के आयोजन में यही सहायक होती है।
सहयोग की बात करें तो सहयोग व अनुदान कार्य हेतु भी सहायता प्रदान करने का काम किसका होता है, प्रदान करना किसका काम होता है, आप बोलोगे वो भी काम मेरे भैया इसका ही होता है। डीपीपी की बात करें तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये भैया किसने स्टार्ट किया, 1994 में ये स्टार्ट होता है। तो आपको याद रखना है 1995 में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ और 1994 में क्या हुआ। जितने भी सन हम लोग पढ़ते जाएंगे वो सारे सन हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। बताओ ज़रा NCERT जो है मेरे भाई इसकी शुरुआत कब से हुई, कमेंट बॉक्स में इसको बताना। तो न्यूपा हम लोगों ने पढ़ लिया। फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं अब इग्नू की। किसकी, इग्नू की। इग्नू की याद रखेंगे 20 सितंबर 1985 ईस्वी में नई दिल्ली में मेरे भाई इसका हेडक्वार्टर है। इग्नू यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो दूरस्थ शिक्षा के लिए बनाई गई। कोई भी कहीं भी बैठ के इसमें क्या कर सकता है, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग कर सकता है। याद रखिएगा कि यह एक प्रकार की ओपन यूनिवर्सिटी है, मतलब खुला विद्यालय जिसे बोलते हैं, कि कोई जाएगा नहीं, ऑनलाइन इससे क्लासें लेगा और ऑनलाइन डिजिटल द्वारा ही वो पढ़ेगा भी, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन होता है। बात करें जो ODL मॉड्यूल पर काम करता है, इसका ODL का फुल फॉर्म होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। बात करें कि जो लोग किसी कारणवश रोज़ाना विद्यालय नहीं जा सकते हैं या दूर रहते हैं, ये उनके लिए एक विशेष भूमिका निभाता है, या उन्हीं के लिए स्पेसिफिक बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई तो आप बोलोगे कि इग्नू के भैया कुछ उद्देश्य होते हैं, रोजगार और राष्ट्र के निर्माण में क्रियाओं में शिक्षा का संबंधित करना। जैसे कोई बाहर काम कर रहा है तो वो भी पढ़ सकता है, ठीक है, तो रोजगार में लगे हुए लोग भी इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक साधनों के माध्यम से क्या करना, ज्ञान में वृद्धि करना और उसका प्रसार करना। आधुनिक मतलब क्या है, जो आधुनिक मोबाइल चल रहे हैं इनसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, तो ये आधुनिक चीज़ों का क्या, और आधुनिक साधनों का यहाँ पे वृद्धि करना हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है इन आधुनिक साधनों की, यूज इनका जो है बढ़ रहा है। दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसको औपचारिक शिक्षा के पूरक में स्थापित करना। भारत की विशाल जनसंख्या को आधुनिक संप्रेषण तकनीकी से, जो ये मॉडर्नाइजेशन है उसके क्या करना, उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करना मॉडर्न टेक्निक के द्वारा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो शिक्षा के हर विद्यार्थी के लिए इसे सुलभ बनाना, ताकि शिक्षा है वो हर विद्यार्थी को क्या लगे, सुलभ लगे, सभी के सभी क्या है प्राप्त कर सके शिक्षा। इग्नू की शिक्षण विधियों की बात करें तो एक तो दृश्य उपकरण हो गए जिनको हम देख के सीख सकते हैं, श्रव्य जिनको केवल ऑडियो बुक वगैरह जो होती है ना, केवल हम उसको सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। संपादित सामग्री होती है, कुछ प्रकाशित कर दिया, पत्रिका छाप दी, रेडियो पर जो है प्रोग्राम कोई डाल दिया बेसिक कार्यक्रम का, दूरदर्शन वगैरह में हमने क्या किया, शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिए। अगले नंबर पे हम बात करते हैं मुक्त विद्यालय। आपको याद रखना जो NIOS होता है, इसको याद रखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये हमारा 3 नवंबर सन 1989 में स्टार्ट होता है और नई दिल्ली में इसकी क्या है, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय इसका हो जाएगा नई दिल्ली में। अगले नंबर पे हम बात करते हैं भैया SCERT की। याद रखिएगा 1981 ईस्वी में इसका प्रारंभ होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में है। ये हमको पहला मिला जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में मिल रहा, वरना सबका कहाँ मिल रहा है, नई दिल्ली में, ठीक है। सन आपको कौन कौन से याद रखने हैं भैया, 1885 याद रखना है, 1895 याद रखना है, 1862 याद रखना है, 1800 जो है आपका 1900 सॉरी क्या ही लिख रहा हूँ मैं, हाँ क्या ही लिख रहा हूँ, वह मैं सोच रहा था भाई उतनी देर से मैं यही सोच रहा हूँ 1985 या 1800 मैंने पीछे कहीं एक बार लिख दिया शायद, एक सेकंड रुकना, नहीं यहाँ पे सही लिखे थे, यहाँ पे मैंने सही लिखे थे भैया, वही मैं कहूँ कि यार मैंने उतनी पीछे गलत तो नहीं लिखी थी, ये मैंने सारे सही लिखे थे, उधर मैंने थोड़ी सी गलतियाँ कर दी, उधर मैंने 1800 में 1800 कहाँ चला गया यार, ये तो ज़्यादा पीछे चला गया मैं तो फिर, हैं इतना पीछे थोड़ी जाना था इतना पीछे थोड़ी ना जाना था भैया। 1985 1995 ठीक है। अच्छा एक 1896 मैंने तुमको कहीं पढ़ाया है, याद करो कहीं पढ़ाया है ये वाला, कहीं मैंने तुमको अगस्त 2006 पढ़ाया है, ये कोशिश करना ढूंढने की, ठीक है। और 1969 कहीं पढ़ा है तुमने कि 1869 पढ़ा है, देखो क्या पढ़ा है एक बार,
देख लेना तुम आराम से फिर, ठीक है। आगे देखो भैया, तो SCERT हम बात करें तो 1981 में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पे स्टेट है, वहाँ पे नेशनल है। बाकी फुल फॉर्म NCERT और SCERT का सेम है। ये हमारी जिला स्तर पे काम करती है, वो हमारी केंद्र स्तर पे काम करती है। ये हमारी जिला स्तर तक ही सीमित होती है, तो ये हमें याद रखना। ये हमारे स्टेट के लिए होती है, तो ये हमारे स्टेट पर ही काम करती है, राज्य के लिए ही काम करती है, वो पूरे देश के लिए काम करती है, ठीक है। ये हमारे स्टेट के लिए भी काम करती है, मतलब राज्य के लिए भी, और जिला स्तर पे भी होती है, तो इसको राज्य भी लिख सकते हो, राज्य स्तर पे भी सीधे लिख दो। ये राज्य स्तर पे काम करेगी, ठीक है, राज्य पे काम करेगी। साथ ही साथ जो ज़िले होते हैं सारे ज़िलों पे यही वाला काम करेगी, SCERT वाली काम करती है। और जो हमारी NCERT वो पूरे के पूरे देश पे काम करती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो किसी भी स्टेट के सारे ज़िलों पे काम करेगी SCERT, बाकी पूरे जो देश पे काम करती है वो NCERT है, ठीक है। जिस प्रकार से NCERT का काम केंद्र स्तर पर होता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर काम होता है SCERT का, ठीक है। राज्य सरकार की स्वायत्त संस्था होती है ये। राज्य के स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तक बनाना, पाठ्यक्रम को व्यवस्था करना, ये सारा काम किसका होता है, और शिक्षकों के प्रशिक्षण भी इसमें शामिल होता है। ये सारा काम होता है SCERT में, जो राज्य के लिए कार्य करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि SCERT के कार्य क्या हैं, बोलोगे विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों का निर्माण करना, सेवारत अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था करना, शिक्षण संस्थानों के लिए मार्गदर्शन करना, प्रवेशित शैक्षिक अनुसंधान के कार्य, विषय अध्यापक की बात करें तो उसके लिए शिक्षा सामग्री का निर्माण करना। कोई विषय अध्यापक है तो उसके लिए शिक्षण सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षक संस्थानों के लिए समन्वय को क्या करना, स्थापित करना। ये सारा काम किसका होता है, SCERT का होता है। अगर पूछा जाए कि बताओ SCERT के अधीनस्थ कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं, तो बोलोगे एक तो होता है राज्य शिक्षा संस्थान जो प्रयागराज में है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम होता है, जो प्राइमरी और अपर का जो कार्य पाठ्यक्रम है उसको तैयार करने का प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तक बनाने का लेखन, मॉड्यूल तैयार करना, प्रशिक्षण जो कार्यशालाएँ हैं उनका आयोजन करना, शोध करना, ये सारा काम किसका है, राज्य शिक्षा संस्थान का, जो कहाँ पे स्थित है, प्रयागराज में। बात किया जाए राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, तो भैया जितने भी विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, विज्ञान से संबंधित और गणित से संबंधित जो भी पाठ्य होते हैं तैयार करना, गणित को सरल और रोचक बनाना, बोधगम्य बनाना, विज्ञान को प्रदर्शनी जो होती हैं उनका आयोजन करना, ये सारा काम किसका होता है, आप बोलोगे राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान का होता है। ये भी प्रयागराज में स्थित है। बोला जाए आपसे बताओ कि भैया जो आंग्ल शिक्षक संस्थान होता है प्रयागराज में, तो आप बोलोगे आंग्ल का मतलब ये अंग्रेजी, तो जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम TLM आदि को तैयार करने का काम करेगा वो हमारा, इंग्लिश के लिए जो काम करेगा वो हमारा आंग्ल वाला कहलाएगा। मनोविज्ञान शाला के बारे में आपको आगे और विस्तार में पढ़ाऊंगा, तो इसको यहाँ पे भी छोड़ देंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको ज़्यादा बताऊंगा। आगे आपसे बोला जाए कि बताओ राज्य तकनीकी संस्थान का, तो जब तकनीकी की बात हो रही है तो यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी की बात होगी ना, डिजिटलाइजेशन। तो शिक्षा तकनीकी में सुधार के लिए है, शिक्षा में श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग करना, शिक्षकों में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल को तैयार करना, उसका निर्माण करना, ये किसका काम होता है, ये हमारा राज्य तकनीक शिक्षा संस्थान प्रयागराज का कार्य है। राज्य हिंदी संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा हेतु शोध और अनुसंधान कार्यक्रम का जो शुरुआत करता है वो कौन करता है, राज्य हिंदी संस्थान। मतलब हिंदी से संबंधित अब जो भी काम है, हिंदी को नई तकनीकों द्वारा नवाचार का विकास करना, प्रारंभिक शिक्षा है तो हिंदी और संस्कृत के लिए पाठ्य पुस्तकों के लेखन कार्य को तैयार करना, तो जितने भी हमारे कार्य हिंदी से संबंधित हैं वो सारे राज्य हिंदी संस्थान द्वारा ही किए जाएंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अभी हम लोग बात करने वाले हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की, जिसको हम बोलते हैं PNP। तो एक तो नंबर होता है कि यह SCERT के प्रशासकीय नेतृत्व में काम करती है, उसके साथ काम करती है, प्रशासकीय नहीं करती है, ये चीज़ मैंने लिख दी है। फिर भी ये वाली चीज़ जो है, इस वाली लाइन को आप हटाओ यहाँ से, प्रशासकीय नेतृत्व में काम नहीं करती है, बस ये है कि हाँ उसके अंडर में रहती है ये, ठीक है। आपसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप बोलोगे भैया जो BTC है, ये वाली आपको सिर्फ लाइनें इसमें याद रखनी जो मैं आप बता रहा हूँ कि BTC DLED और UP टेट के लिए परीक्षा का जो संचालन करने का काम होता है, उनकी पुस्तिका की जांच का, उसका रिजल्ट घोषित करना, ये सारा काम आपका PNP का होता है। जो डाइट होते हैं, डाइट में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम और मानक को तय करना भी किसका काम होता है, ये काम भी आपके
ये काम भी भैया हमारा होता है परीक्षा नियामक अधिकारी का, ठीक है, प्राधिकारी का। अगर हम बात करते हैं मातृ शिक्षक संघ के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। बालिकाओं का सामाजिक और शैक्षिक मेरे भाई जो है उत्थान हेतु स्थापना करना। आपसे बोला जाए शैक्षिक और सामाजिक लाभ की सूचना महिला और बालिकाओं तक पहुंचाई जा सके, इसमें कौन हेल्प करेगा? मातृ शिक्षक संघ काम करेगा। जो माताएं और बहनें हैं उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना भी किसका काम है? मातृ शिक्षक संघ का काम है। साथ ही साथ याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इसकी बैठक कब कब होती है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन दिया गया था उसमें था शनिवार और रविवार। ये दोनों वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। आपसे पूछा जाएगा तो अब देखो मैंने वहाँ पे आपके लिए छोड़ दिया था, वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि मनोविज्ञान शाला क्या होती है, प्रयोगराज में स्थित है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1947 में इसकी स्थापना होती है। और भैया मंडल स्तर पर बात करें तो मंडल स्तर पर काम करती है। यूपी में कुल 10 मंडल में ये वाली भैया जो है मनोविज्ञान शाला पाई जाती है। लखनऊ में है, आगरा में है, कानपुर में है, झांसी में है, बरेली में है, मेरठ में है, वाराणसी में है, मुरादाबाद में है, गोरखपुर में और फैजाबाद में। इसका नाम है अयोध्या। हो गया है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बात करते हैं डाइट की। तो याद रखिए कि जो डाइट होती है 1987 में प्रत्येक ज़िले में एक एक डाइट बन गई थी, ठीक है। बात किया जाए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे याद रखिए कि ये सन देखिए लिखा है कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक संस्थानों के लिए अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया सुधार हेतु मूल्यांकन हेतु जो बल दिया गया उसके फलस्वरूप हमारा डाइट का निर्माण होता है 87 में। अकादमिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है अकादमिक रूप से जो अकादमी की पढ़ाइयाँ होती हैं उसमें आपके कौन कौन हेल्प करेगा डाइट का, तो बोलोगे भाई उसमें डाइट जिले में सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, जैसे एक प्राचार्य चाहिए, एक उप प्राचार्य चाहिए, 6 वरिष्ठ प्रवक्ता चाहिए और 17 प्रवक्ता होते हैं, ठीक है। स्नातक की बात करोगे तो एक मेरे भाई सांख्यिकी कार्य होता है, एक कार्यानुभव शिक्षक होता है, कार्यानुभव शिक्षक जिसको कार्य का अनुभव हो, और एक हमारा तकनीकी सहायक होता है। गैर अकादमिक की बात करें तो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कार्यालय अधीक्षक होता है, 10 लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वो होते हैं। आगे बात करते हैं डाइट के थोड़े से कार्य देख लेते हैं। तो भैया डाइट के क्या कार्य होते हैं? एक तो शिक्षक अधिगम सामग्री का विकास होता है, शोध प्रसार सेवाओं और प्रयोग प्रशिक्षणों जो प्रशिक्षणों हैं उनका प्रयोग होता है, एनसीटीई के मार्गदर्शन प्राप्त होता है। एनसीटीई क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर जो है टीचर्स एजुकेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो जिले में शैक्षिक नवाचारों का प्रोत्साहित करना इसका काम होता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें भैया तो क्या होता है, देखना बड़े ध्यान से। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की बात करें तो जिले का बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। सहयोग मेरे भैया क्या होता है? उप विद्यालय निरीक्षक होता है, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, ठीक है। ये इसके सहयोग में होते हैं। अगर आपसे बात किया जाए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्य क्या होते हैं? प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल साधारण विद्यालयों को प्रशासकीय नियंत्रण रखना, अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था करना, अध्यापक जो चयन समिति है उससे अध्यक्ष पद संभालना इसका काम है, विद्यालय का निरीक्षण करना या निरीक्षण करा करके रिपोर्ट का अध्ययन करना कि क्या कमियां हैं उनके बारे में जानना। अगले नंबर पे बात करते हैं ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी बीआरसी की बात हम लोग ऑलरेडी भैया कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा न्याय इसकी भी हम लोग बात कर चुके हैं एनपीआरसी की, ठीक है। ये दोनों बातें हम लोग पीछे कर चुके हैं, बीआरसी और एनपीआरसी की, कोई ज़रूरत इनकी दोबारा पढ़ने की नहीं है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो एनपीआरसी होती है वो हर माह में एक बार जाएगी, जबकि बीआरसी जो होती है वो एक माह में 20 प्राथमिक विद्यालयों का भ्रमण करेगी। मैंने आपको ये वाली बात बता दी है, ठीक है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की बात करें तो बेसिक शिक्षा अधिनियम कब आया? 1972 में आया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शैक्षिक वर्ष की बात करें तो 1972-73 में यूपी के प्राथमिक शैक्षिक कार्य को नियंत्रण इसके हाथों में होता है। अगर हम बात करें तो याद रखिएगा प्राथमिक विद्यालयों के जो अध्यापकों की नियुक्ति और स्थानांतरण है वो भी किसके हाथ में? बेसिक शिक्षा अधिकारी। तैनाती का नियंत्रण भी किसके हाथ में? इसके। निजी विद्यालयों में मान्यता देने की पावर किसके पास है? इसी के पास। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत अनुभाग कितने होते हैं? तो 14 अनुभाग होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसी के साथ याद रखिएगा अपडेटेड नोट्स हैं, 2026 के लिखे हुए नोट्स हैं। आज रात में मैंने ये तैयार किए थे और मैं इस क्लास को कर रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर मैंने ट्राई किया है कि इस क्लास को पूरा ख़त्म कर दिया जाए। और आप ध्यान से देखो, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 59 मिनट के अंदर मैंने इस क्लास को ख़त्म कर दिया है, आवर्स।
ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो भैया प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर दूसरे भी और इसी टाइप के आपको फर्रे चाहिए तो इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे और पूरे मेरे भाई 5000 व्यूज़ का। हाँ, छोटा सा व्यूज़ का अपना टारगेट है। ठीक है, ये आप जल्दी से जल्दी पूरा करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, उनसे बोलो कि आप जो है अपने दोस्तों के साथ के शेयर करो इसको। धीरे धीरे वो ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग देखिए तुम लोगों ने, नेटवर्क मार्केटिंग वही से कि तुम अपने आगे 3 की मदद करो, तुम अपने आगे 3 की मदद करो, अपने आगे 3 की मदद करो। इस क्लास को धीरे धीरे करके ऐसे फैला दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ना, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट। फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इससे बाहर आपका सेकंड पेपर नहीं आएगा, जितना मैंने आपको करवा दिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उनको करके आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो 1 घंटे की क्लास में मैंने आपको सारी बातें जो इंपॉर्टेंट है सारी आपको बता दी हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने अभी तक हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं वो अगर मैथ देखना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं DLED 4 सेमेस्टर मैथ बाय आर्या सर, उनको मेरी क्लास तुरंत ही मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बाय बाय।